Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 जुलाई 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बागमती रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली ऑपरेशन धनुष 2 न्यूज़ में रहा है, तो ये ऑपरेशन क्या है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जहाँ पर हम आर्चरी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं भारत में, या ऑप्शन नंबर 2 एक जॉइंट नेवल अभ्यास है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर 3 ये एक एंटी करप्शन प्रैक्टिस है जो कि यहाँ पे टारगेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, या ऑप्शन नंबर डी एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है इंडियन आर्मी का स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल वाले रीजन पर। तो बताइए चारों में से इसका सही उत्तर क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है, एटलीस्ट सभी को यार इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वैसे आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा यार। कल से ही हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है, तो यही इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेके मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया यार, जिस चक्कर में मॉर्निंग में डिले से उठा और फिर उसके बाद में वीडियो सेशन भी आज डिले हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो डेली आएगा, तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है बीच बीच में। बट यहाँ पर दोस्तों आज न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 सभी के जो पेपर्स हैं दोस्तों, उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का डिस्कशन होगा। जैसे अभी आपके सामने थंबनेल वाला टॉपिक है, ये आज से 2 दिन पहले हमारे द हिंदू अखबार में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर पूरा का पूरा जो पेज है दोस्तों, वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक को डेडिकेट कर दिया गया था। बात ये हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर में एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर 6 किलोमीटर गड्ढा किया जा रहा है ज़मीन के अंदर में। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। इसी वजह से ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो क्यों कर रहा है ऐसा भारत, आइए इसके बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे आपने वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स और पढ़ लिए होंगे दोस्तों। देखिए पहले ये रीजन समझना, ये रीजन है कहाँ पर। ये आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है। यहीं पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है दोस्तों, उसको बोलते हैं कोयना रीजन। इसी कोयना रीजन में ये गड्ढा किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी 3 किलोमीटर का गड्ढा कर दिया गया है। बाकी 3 किलोमीटर और बचा है, उसकी खुदाई चल रही है, यानी टोटल 6 किलोमीटर का एक डीप होल क्रिएट किया जा रहा है। और ये जो डीप होल क्रिएट करने वाली बॉडी है उसका नाम है BGRL, ये नाम ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, तो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट कौन से मंत्रालय में आता है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो BGRL जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है। ठीक है, और ये जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, वो सीधा हमारे भारत सरकार के अंडर में आता है। तो इस बॉडी का मेन काम यही है, इस तरीके से डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम को अंजाम देना। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम महाराष्ट्र के कोयना रीजन में चल रहा है और इसका जो जिम्मेदारी है वो सब BGRL के पास में है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों, इतना गहरा गड्ढा क्यों किया जा रहा है। ऐसा हमने पहले सुना है, रशिया में भी हो रहा था, चाइना भी ऐसा कर रहा है। रीज़न क्या है? तो दोस्तों हम कई सारी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं उसका पता लगा सकते हैं। जैसे आप देख पाओगे, आपने कई सारे आर्टिकल पहले पढ़े भी होंगे कि अरेबियन सी में कोई साइक्लोन बन रहा है, या बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बन रहा है, वो जल्दी हिट हो जाएगा, सुनामी आने वाली है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख ले होंगे, तो एक वार्निंग हमको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अर्थक्वेक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए
उस भूकंप को और ज़्यादा डिटेल से रिसर्च करने के लिए ही ये गड्ढे किए जा रहे हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ताकतवर वाले जो भूकंप होते हैं ना, ये 7.5 रिक्टर स्केल ऐसे आपने देखे होंगे, अलग अलग 7.5, 6, 8 ऐसे ऐसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स के जो है भूकंप आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस माने जाते हैं। और ऐसे भारी भूकंप जो होते हैं वो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पता है ना आपको, पृथ्वी के नीचे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, और टकराने से यहाँ पर जो भूकंप है वो भी हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो प्लेट्स की किनारियाँ होती हैं ना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो भूकंप बनते हैं या भूकंप क्रिएट होता है दोस्तों, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, लोगों की ज़िंदगी भी चली जाती है। जब ऑब्वियस सी बात है डैमेज होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको नज़र आती हैं। तो ये पावरफुल अर्थक्वेक की बात कर रहे थे हम, ठीक है, जो 7.5, 6, 6.5, 8 ऐसे मैग्नीट्यूड्स की जो बात कर रही जा रही है। लेकिन वहीं पर जो माइनर अर्थक्वेक्स होते हैं, जो हल्के फुल्के अर्थक्वेक होते हैं, ये आपके प्लेट के इंटीरियर वाले हिस्से में पर भी देखने को मिलते हैं। ये आपकी प्लेट है मान लो, इसके अंदरूनी हिस्से पर भी यहाँ पर इस तरीके के अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। तो जो फॉल्ट लाइन पर होते हैं इसका पता लगा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे प्लेट के भीतर अर्थक्वेक बनते हैं दोस्तों, इनको थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग इनको प्रेडिक्ट कर पाना, ठीक है। तो इस चक्कर में यहाँ पे जो अर्थक्वेक बनेगा और इसका एपिसेंटर मान लो यहाँ होगा और ये सीधा जो हिट करेगा, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी होंगी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन बना होगा, सब कुछ ढह जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे वाले अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी के लिए साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग की जाती है, इस तरह का गड्ढा किया जाता है ताकि हम अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ के इंटीरियर पोर्शन को अच्छे से समझ सकें। और इसी को देखते हुए दोस्तों कई सारे और भी देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूएस हो गया, उसके अलावा रशिया हो गया, और रशिया के अलावा जर्मनी भी है, चाइना भी है, जो कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं। इसमें चाइना को अगर छोड़ दें तो यूएस, रशिया, जर्मनी ऑलरेडी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स दोस्तों 1990s में, 1990 के दशक के समय पर भी कंडक्ट कर चुके हैं। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आखिरकार जो ये साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग होती है, ये क्या होती है, ड्रिलिंग क्यों कर रहे हैं, कारण आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग की जब बात करते हैं तो इस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा गहरा जो बोर होल है दोस्तों, वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि हम क्या कर सकें, अपने अर्थ क्रस्ट के जो डीपर पार्ट्स हैं, गहराई में जो पूरा अर्थ का नेचर है, उसको यहाँ पे समझ सकें। यहीं से हमको एक अवसर ये भी मिलेगा कि हम अर्थक्वेक्स को भी स्टडी कर सकेंगे, क्योंकि भूकंप बनता कहाँ पर है, भूकंप पृथ्वी के नीचे ही तो बनता है ना, उसका एक एपिसेंटर पॉइंट होता है, वहीं से बनता है और फिर धीरे धीरे करके ऊपर जो हमारा सरफेस होता है उस पर उसका असर दिखाई पड़ता है ना। तो उन अर्थक्वेक्स को स्टडी करना, ये हमारे पास में एक नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा वाइड होगी, हमारे प्लैनेट का जो हिस्ट्री है वो जान सकेंगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ, अलग अलग रॉक की टाइप्स को जान सकेंगे, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में नई नई चीज़ें मिलने वाली जब इतनी गहराई में हम जाएंगे तो। एनर्जी रिसोर्सेस, लाइफ फॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ऐसे और भी कई सारे जो भारी प्रश्न हैं दोस्तों इसके उत्तर मिल सकते हैं। इनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस प्रकार से डीप ड्रिलिंग करने से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कोयना वाला रीजन है, यहीं पर एक फॉल्ट लाइन भी है। फॉल्ट लाइन क्या होती है, इस तरीके से हमारे प्लेट्स या रॉक्स के बीच में जो क्रैक आ जाते हैं ना, वो फॉल्ट लाइन बनती है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, दो प्लेट्स हैं, ये जो लाइन बनी है ये आपकी फॉल्ट लाइन कहलाती है। सॉरी, ये वाली लाइन, ये फॉल्ट लाइन है आपकी, है ना, कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स में फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, वो आपकी फॉल्ट लाइन के तौर पर कहलाता है। ये फॉल्ट लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका एपिसेंटर हो गया जहाँ पे भूकंप वगैरह बन रहा है, क्योंकि फॉल्ट लाइन अब क्या होगा, जो प्लेट्स वगैरह है वो मूव कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी इस तरीके से जो भूकंप है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमें। तो इस वाले कोयना वाले रीजन में भी इस प्रकार की फॉल्ट लाइन है दोस्तों, तो हम क्या कर सकेंगे, इसको भी अच्छे से और ऑब्जर्व कर सकेंगे। नाउ क्वेश्चन यह है कि जो ड्रिलिंग हो रही है इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। कोयना में जो यहाँ पर इस तरीके से बोरहोल क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, ये लगभग 0.45 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, इसकी चौड़ाई 0.45 किलोमीटर है और गहराई मैंने आपको बता दिया 6 किलोमीटर तक होने वाली है, जबकि 3 किलोमीटर के आसपास हम ऑलरेडी खुदाई कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ड्रिलिंग हो रही है इसके कुछ अलग अलग यूनिक तरीके आपको नजर आएंगे। और यूनिक तरीकों में दोस्तों कुछ 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं ड्रिलिंग के। एक होती है रोटरी ड्रिलिंग, दूसरी होती है टॉप हैमरिंग ड्रिलिंग जहाँ पर हैमर का यूज़ किया जाता है, और तीसरी होती है DTH ड्रिलिंग।
तो अभी कोयना वाले रीजन में जो ड्रिलिंग की जा रही है ये काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके यूज़ किए जा रहे हैं। एक रोटरी ड्रिलिंग का हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला पर्टिकुलर मेथड, जहाँ पे आपको एक रॉड देखने को मिलेगी जो रोटेट करेगी, वो यहाँ पर हम लोग उसके मदद से एक गड्ढा करेंगे। उसके अलावा दूसरा हम हैमरिंग का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों ड्रिलिंग मेथड का, इन दोनों ही टेक्निक का यूज़ करके इस तरीके से एक गड्ढा किया जा रहा है। नाउ अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग से ठीक है, हमें फ़ायदा मिल रहा है, हम अर्थक्वेक्स के बारे में जान सकेंगे, आने वाले भविष्य में लोगों की जान बचा सकेंगे। क्या इसमें कुछ चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं। जैसे सबसे पहली चुनौती यही है, ये काम करना दोस्तों आसान नहीं है। कहने में आसान लग रहा है, मशीन लगा दी, गड्ढा कर दिया, हो गया काम। इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये मोस्ट चैलेंजिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत सारी लेबर लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, बिना पैसे के काम होगा नहीं। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है ये। दूसरा चैलेंज है कि अर्थ के अंदर जब जितनी गहराई में हम जाते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर वो जो एरिया है वो गर्म होता चले जाएगा। उसके अलावा डार्क होता चला जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट होता चला जाएगा दोस्तों उस रीजन के अंदर में। तो लंबे समय तक उसी गड्ढे को आगे और कंटिन्यू कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है हमारे सामने इस तरीके से डीप ड्रिलिंग करने के। तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये वो पर्टिकुलर आर्टिकल है जो कि रिसेंटली हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें जो भी आपने बताया है वो लिखना है, नोट्स बनाने हैं, वो सब क्या करें, कैसे पढ़ें? तो वो सारी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर कर दी गई है पीडीएफ के अंदर में, डोंट वरी। ठीक है, कि ये 6 किलोमीटर का डीप होल क्यों क्रिएट किया जा रहा है, ये जो बॉडी है जिसके बारे में आपको बताया बीजीआरएल के बारे में, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने समझा कि अर्थक्वेक्स को एनालाइज करने के लिए इस प्रकार का मेथड यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से देश जो हैं वो ऑलरेडी इस टेक्निक का यूज़ कर चुके हैं। डीप ड्रिलिंग होती क्या है, कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है कोयना वाले रीजन में, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ये सब लिखित में भी आपको मिल गया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ हमने फ़ोटोज़ के माध्यम से एक्सप्लेन की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नोट्स आपके ऑलरेडी तैयार होते चले गए। आगे आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा ये जो पर्टिकुलर ग्रुप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसमें जितने भी नोट्स अपलोडेड हैं, एक तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने का एक्सेस आपको मिल जाएगा, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये सभी कॉन्टेंट जो है, अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए तो एक ऐसा पीडीएफ आपको रेडी करके यहाँ पर दिया जाता है जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है। ये सभी कंटेंट एक ही पीडीएफ में चिपका के दे दिया जाता है अच्छी तरीके से। सो सिंपल काम हो जाता है आपका। जो ये लेक्चर इतना लंबा चौड़ा है वो लेक्चर आपका सिमट जाता है 8 से 9 पेजेस के अंदर में, जिसको मतलब क्या कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में भी होता है, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली हेल्प मिल जाती है। इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट करंट अफेयर्स का सिक्योर हो जाता है दोस्तों, और डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, जिससे स्टोरेज वगैरह का भी कोई भी इशू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। नाउ ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पर फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों, आज के अखबार में ही पेज नंबर 1 पर आपने ये फ़ोटो देखा होगा। ये फ़ोटो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो कितने सारे लोग हैं, बीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये कर क्या रही हैं, कढ़ाई में हलवा बना हुआ है और उस हलवा को परोसा जा रहा है इन सभी व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, अब आपको पता होगा इस सेरेमनी को नाम ही दिया जाता है हलवा सेरेमनी। ये हलवा सेरेमनी कब होती है, बजट के आने से पहले। कहोगे 1 मिनट, क्या इस साल बजट नहीं आया? आपको याद होगा जब बजट आया था मैंने आपको बता दिया था कि जब जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो जिस पर्टिकुलर ईयर में इलेक्शंस होते हैं उस साल 2 बार बजट आता है। रियल बजट अब आएगा, और ये बजट कब आने वाला है, ये डेट आपको आर्टिकल के नीचे ही मेंशन देखने को मिल जाएगी, वो है 23 जुलाई। तो आप परेशान मत होइएगा, बजट का एक ऐसा स्पेशल वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बजट पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत समय से है,
और कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, कई सारे लोग यहाँ पर मुझे कांटेक्ट भी करते हैं स्पेशली बजट पढ़ने के लिए, जब जब बजट आता है उसके बारे में बताऊंगा, वीडियो भी रिलीज़ करूंगा, तो आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिलेगी बजट होता क्या है, कैसे काम करता है। आन दो पहले 23 जुलाई को, 24 जुलाई को आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बजट की अभी तैयार हो चुका है, प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब उसको पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट किया जाएगा तो उससे पहले दोस्तों इस प्रकार की हलवा सेरेमनी होती है कि मुंह मीठा किया जा रहा है। और यहाँ पे ये हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, वहीं पर ये सब कुछ हो रहा है। उसके अंडरग्राउंड में सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है और इनको ये हलवा परोसने के बाद में, ये सब सेरेमनी पूरी होने के बाद में यहीं पर बंद भी कर दिया जाएगा, यहीं पर इसी एरिया में लॉक कर दिया जाएगा जितने भी लोग दिख रहे हैं। ये रीज़न, बाहर ना निकलें और बाहर निकल के बजट की इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि बजट केवल यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ पर ये सभी आपको व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे विवेक जोशी, अजय सेठी, उसके अलावा डॉक्टर टीवी सोमनाथन, ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना। अलग अलग फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपर्ट हैं, तो उन सब के माध्यम से बजट तैयार किया गया है। तो कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ ना कर दें आगे जाकर, इस चक्कर में इस एरिया में बंद कर दिया जाएगा। और जब यहाँ पे बजट रिलीज़ हो जाएगा पूरी तरह से, सब पूरा सबको पता चल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इनको छोड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोन वगैरह सब इनसे ले लिए जाएंगे दोस्तों अब इस हलवा सेरेमनी के बाद। और फैमिली के साथ में भी ये बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर हलवा सेरेमनी के बारे में। ये बता ही दिया, यूनियन फिनांस मिनिस्टर अभी इस सेरेमनी के अंदर में पार्टिसिपेट करी हैं। ये एक लंबे समय से चलता आया हुआ ट्रेडिशन है, जो कि हर साल एनुअल जो बजट होता है हमारा, उसके प्रेजेंटेशन से पहले इस सेरेमनी को मनाया जाता है। ये ट्रेडिशन हर साल फॉलो होता है, मतलब हर बार जब जब बजट प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे बता ही चुका हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनवाते हैं। उसके अलावा ये जो स्वीट है ये सबको परोसा जाता है। और ये सेरेमनी होती कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यानी ये जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक इसका जो है सेंट्रल दिल्ली के अंदर में, वहीं पर उसके बेसमेंट में बेसिकली ये पूरा का पूरा जो सेरेमनी है इसको कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पर एक स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस भी लोकेटेड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बजट की प्रिंटिंग अब शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ ये सेरेमनी हो रही है। और सेरेमनी होने के बाद में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये सब, इनको इसी एरिया में लॉक कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, जब तक ये बजट प्रेजेंट ना हो जाए, ठीक है, ताकि बजट को लेकर जितना भी डेटा है वो सिक्योर रखा जा सके। इनके फैमिलीज़ वगैरह से भी जितने भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब कट ऑफ कर दिए जाएंगे। कुछ दिन की बात है, 23 जुलाई के बाद में इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हलवा सेरेमनी होती है। बाकी आप रुकिएगा, बजट आएगा तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा ना। दोस्तों जो अगला आर्टिकल है वो हमारा पेज नंबर 12 पर है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, पेज नंबर 11 पर है शायद, ठीक है। और जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम इसको लिंक करेंगे। यहाँ पे ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जजेस की संख्या होती है वो अभी पूरी हो चुकी है। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में टोटल जज कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज की स्ट्रेंथ होती है 34। लास्ट ईयर तक या अभी थोड़े दिनों पहले तक ये केवल 32 जज हुआ करते थे। वैसे स्ट्रेंथ 34 है, 32 थे अभी तक, 2 वैकेंसीज़ खाली थी ना, उन 2 वैकेंसीज़ को फुलफिल कर दिया गया है। ये 2 जजेस यहाँ पे न्यूली अपॉइंट करे गए हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। एक आपको देखने को मिलेंगे जस्टिस आर महादेवन और दूसरे हैं एन कोतेश्वर सिंह। इन दोनों को एज अ नया जज अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ है 34, वो पूरी हो चुकी है। 34 आउट ऑफ 34 जजेस हमारे लिए प्रेजेंट हैं। ये आप देख पाएंगे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है इन दोनों ही व्यक्तियों को एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज। कहोगे 1 मिनट, क्या प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आपको पता है ना दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रोसेस है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, यानी एक तो हो गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। ये पांचों मेंबर्स आपस में कंसल्ट करके डिस्कशन करने के बाद में ये नाम रिकमेंड करते हैं कि हाँ किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। वो नाम रिकमेंड करके पहुंचा दिया गया केंद्र सरकार के पास में। नाउ फाइनली यहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो इन दोनों ही व्यक्तियों का नाम कॉलेजियम में डिस्कशन के बाद में सेंटर को सौंपा गया। प्रेसिडेंट ने इन दोनों ही व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट का एज अ जज अपॉइंट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज की जो स्ट्रेंथ है वो 34 हो चुकी है। अब ये 2 नए जज आए हैं तो इन दोनों ने पुराने 2 जजेस को रिप्लेस किया होगा, है ना।
तो उनकी जगह भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों ये देख पाओगे जो जस्टिस सिंह हैं यहाँ पर, यानी एन कोतेश्वर सिंह जी की बात कर रहे हैं, ये पहले जज हैं जो मणिपुर से आए हैं। अब की बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज बने हैं, फर्स्ट जज जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो अभी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये हमको नज़र आएगा। उसके अलावा दूसरे जो व्यक्ति हैं जस्टिस महादेवन, दोस्तों ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नाउ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो नाम वगैरह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा जो आपको ध्यान में रखना है वो रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, क्या इनको हटा सकते हैं इनके पद से या नहीं हटा सकते। ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो डिस्कशन करते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट रेडी हुआ था तो केवल यहाँ पर 8 जजेस हुआ करते थे दोस्तों। एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे इसमें से, और 2 यहाँ बाकी जो 7 हैं दूसरे जजेस हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, पार्लियामेंट ने यहाँ पे जजेस के नंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया, और करंट समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 34। तो 34 जजेस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 34 में से एक होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी होंगे 33 सीनियर मोस्ट जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो करंट समय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल जजेस की स्ट्रेंथ पर आ चुका है, यानी कि 34 जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट में करंट समय पर नजर आएंगे। तो ये बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। क्वालिफिकेशंस के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3 जो है उसमें मेंशन किया गया है। मेंशन ये किया गया है कि एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज अगर वह व्यक्ति, सबसे पहली बात, हमारे भारत का नागरिक होना चाहिए, पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर में वो कम से कम 5 साल तक जज के तौर पर सर्व करा हुआ होना चाहिए, या अगर ऐसा ना हो तो कम से कम यहाँ पर वो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एक एडवोकेट होना चाहिए। अगर ये चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की वो पूरी हो जाती हैं। नौ अब बात आती है, चलो मान लो किसी की क्वालिफ़िकेशन पूरी है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करे जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के माध्यम से। ये बात खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में मेंशन की गई है। लेकिन प्रेसिडेंट खुद यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वो हमारा जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ में कंसल्ट करते हैं। कहने का मतलब वही कॉलेजियम सिस्टम जो है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आता है। लास्ट में इनको काम सौंपा जाता है कि आप भैया साइन करके इनको जज बना दीजिए। जज बनेगा कौन, ये डिसीजन हम कॉलेजियम सिस्टम लेंगे। बस ये प्रोसेस होता है दोस्तों। अब इसका ओथ ऑफ ऑफिस के बारे में बात करेंगे तो हर एक जज जो अपॉइंट कर लिया जाता है उसको प्रेसिडेंट के सामने शपथ दिलवाई जाती है ना। और इस शपथ में ऑब्वियस सी बात है, जैसे हर शपथ होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, देश की सॉवरेटी इंटेग्रिटी के रिगार्डिंग काम करेंगे। तो वही शपथ यहाँ पर सेम होती है सभी की लगभग। फिर बात आती है टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का जज एक सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, चाहे कोई भी दूसरी पोस्ट क्यों ना हो, वो जज की बात ही अलग है। अब दोस्तों यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो लगभग जब तक 65 साल का ना हो जाए तब तक वो सर्व कर सकता है। ठीक है। वैसे जो ये 65 साल है दोस्तों, ये मैक्सिमम एज लिमिट है, क्योंकि 65 साल तक सर्व कर सकता है, ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम है। मिनिमम एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज लिमिट यानी कि कम से कम उम्र में किसको ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, कोई भी मिनिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। मिनिमम एज लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम 65 साल है। और 65 साल से पहले भी एक जज रिज़ाइन भी कर सकता है, ध्यान रखिए। अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंप दो, उसके बाद वो रिज़ाइन भी कर सकता है। तो ये इसका टेन्योर हो गया और रेजिग्नेशन का प्रोसेस हो गया। अब बात आती है सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह होती है, अलाउंसेस होते हैं, और भी सारे प्रिविलेजेस होते हैं, पर्क्स होते हैं, पेंशन्स होती हैं, ये सब दोस्तों यहाँ पे पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। और सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, ये सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, CFI से दिया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर जज है सुप्रीम कोर्ट का, 65 साल के बाद वो रिटायर हो चुके हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में क्या वो कहीं पर एज अ जज सर्व कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद जो एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जितना भी यहाँ पर मतलब जितना भी पूरा करियर था लॉ में, वो लगभग समाप्त सा है। ठीक है। क्योंकि किसी भी कोर्ट में वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता,
और ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में जा सकता कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। और उसी के साथ यहाँ पर ये भी बोला गया है कि तो मतलब कोई जज मान लो रिटायर हो चुका है तो वो तो हमारे लिए अच्छा है। मान लो अभी के समय पर कोर्ट में केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो कई सारे सोल्यूशन कभी कभी एडिटोरियल में राइटर यही देते हैं कि रिटायर्ड जज जो है उनको बुलाया जाए, उनको एक्सपीरियंस अच्छा है, पेंडिंग केसेस को वो निपटाते रहेंगे, करंट केसेस हमारे करंट जजेस देखते रहेंगे, तो ऐसे जल्दी जल्दी से कितने भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म किया जा सकेगा। तो क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या हम रिटायर हुए हुए जज को वापस बुला सकते हैं? तो जानिए उसके लिए हमारा संविधान क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 128 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो कोई भी रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसको बुलाया जा सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात को, उसको वापस बुलाया जा सकता है कि आइए बैठिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम कीजिए। लेकिन इनको बुलाया वापस से तब जाएगा जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेडी होंगे। जो सीजीआई हैं वो यहाँ पे बुला सकते हैं, लेकिन अकेले सीजीआई के हाथ में भी ये नहीं है। सीजीआई को पहले हमारे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी कि भाई ये रिटायर्ड जज हैं, क्या हम इनको वापस से एज अ जज बुला लें। तो अगर वो प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं तो उनको बुलाया जा सकता है। कहने का मतलब है बुलाया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद भी, बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 128 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल यह है कि मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है तो उसको हटा सकते हैं, उसका रिमूवल कैसे होता है ज़रा ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जज केवल तभी रिमूव किया जाएगा जब यहाँ पे एक प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा एक बात कि ये जो रिमूवल प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर प्रेसिडेंट का भी अकेले रोल नहीं है। यहाँ पे जो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर इनको इस प्रस्ताव को एक स्पेशल मेजोरिटी से सपोर्ट करना होगा। तो स्पेशल मेजोरिटी से सपोर्ट होने के बाद ही यहाँ पर एक व्यक्ति को हटाया जा सकता है। या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जज को ये प्रूव कर दिया गया है कि भाई वो मिसबिहेव कर रहा है या उसके अंदर क्षमता नहीं है इस महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहकर सर्व करने की, अगर ऐसी कुछ चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो उस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ठीक है, बस ये प्रूव करना होगा कि हाँ वो मिसबिहेव कर रहा है या उसके अंदर क्षमता नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट पर रहकर सर्व करने की। और ध्यान रखिए, एक बार जब जज को अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो जो जज है वो 65 ईयर्स तक सर्व कर सकता है ना। और जब तक वो मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी जैसी चीज़ें प्रूव ना कर दी जाए तब तक उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। हाँ, एक तरीका यह है कि वो जज अगर खुद रिज़ाइन करना चाहे तो खुद रिज़ाइन कर सकता है, उस रेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट को सौंप कर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के बारे में हर एक रेलिवेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अगेन इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण पोर्शन आपका यहाँ पे कवर हो गया है। अब दोस्तों, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बार बार कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो सही से आपको पता नहीं चला होगा, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बता देता हूँ आपको। देखिए, जुडिशल अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो हमारे कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर 5 जजेस होते हैं। एक होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी होंगे 4 हमारे सीनियर मोस्ट जजेस, और ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, किसका एलिवेशन होना है या किसका ट्रांसफ़र होना है। और एक बात और भी याद रखना, मान लो आपसे क्वेश्चन बन जाएगी कि बताइए हमारे भारतीय संविधान में कॉलेजियम के बारे में कहाँ पर लिखा गया है, तो ये मत लगा देना जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट है आर्टिकल ये है, यहाँ पे मत बताना, क्योंकि ये जो वर्ड है कॉलेजियम दोस्तों, इसके बारे में हमारे संविधान में मेंशन ही नहीं किया गया है। द वर्ड कॉलेजियम इज़ नॉट मैंशनड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात याद रखनी है, यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ भाई इस आधार पर अपॉइंटमेंट होता है तो होगा भाई संविधान में ये कहीं ना कहीं, तो याद रखना इसको। दोस्तों, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है धीरे धीरे करके बनकर आया। अलग अलग केसेस हुए, पहले केवल इसमें एक व्यक्ति हुआ करता था, फिर 2 हुए, फिर 5 हुए, तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम पूरा तैयार हो गया है ना, जिसमें यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स हैं। इसके स्ट्रक्चर की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉलेजियम होता है 5 मेंबर्स का, हाई कोर्ट का अपना कॉलेजियम होता है जहाँ पे सीजीआई हैं प्लस हाई कोर्ट के जजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब यहाँ पर इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम बनाकर वर्क करते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो था वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, यूपीएससी ने साल 2021 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन ये था कि बताइए इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट के एक जो रिटायर्ड जज होते हैं, क्या इनको वापस से बुलाया जा सकता है कि वो वापस से इस पोस्ट पर आएँ और यहाँ पे सर्व करें।
और प्रेसिडेंट की परमिशन से ये काम हो सकता है क्या? कहोगे हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि सीजीआई प्रेसिडेंट की परमिशन से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को वापस बुला सकते हैं कि वो एज अ जज वापस एक्ट करें। दूसरा, जो हाई कोर्ट इंडिया के अंदर में, इसके पास में पावर होती है कि वो अपने जजमेंट को, ठीक है, रिव्यू कर सके, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, तो ये भी सही है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर लगातार 3 आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक ये वाला, ये दूसरा हो गया, इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कल ही इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। क्या है आईसीएआर, कैसे काम करता है, फार्मिंग सेक्टर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये देखिए शिवराज सिंह चौहान जी जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो आईसीएआर के 96 फाउंडेशन डे पर पहुँचे हैं, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये कल डिस्कशन कर चुके हैं और ऑब्वियस ही बात है, कोई ज़्यादा दूर वीडियो नहीं है, कल वाला वीडियो ओपन करो आपको मिल जाएगा, तो इसको हम स्किप करेंगे आज। उसके अलावा तीसरा जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये वाला टॉपिक, ये आपका पेज नंबर 12 है, ध्यान रखिएगा। जो CSIR चीफ हैं जिनका नाम है N कलाईसेल्वी, इनको 2 साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी कि ये CSIR के चीफ के पद पर आगे 2 साल और सर्व करने वाली हैं। CSIR क्या है? यह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। तो कल के दिन दोस्तों यहाँ पे इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है नलाथम्बी कलाईसेल्वी, तो ये पहली विमेन डायरेक्टर है इस बॉडी की, ध्यान रखिएगा, जिनको अपॉइंट किया गया था। तो अभी 2 साल के लिए इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी कि इसी पद पर, यानी एज अ डायरेक्टर जनरल CSIR की ये आगे 2 साल और सर्व करने वाली हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। इनका अपॉइंटमेंट हुआ था अगस्त 2022 में। नाउ अब यहाँ पर ये जो चार्ज ऑफ सेक्रेटरी है उसको भी यहाँ पर होल्ड करने वाली हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को भी लीड करने वाली हैं। मिसेस कलाईसेल्वी ये वो पर्सनालिटी हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि पहली महिला साइंटिस्ट बनकर आई थी जिन्होंने इस CSIR की जो सेक्री नाम की बॉडी है इसको लीड किया था। तो उन्होंने सारे के सारे जो वेमेन के ऊपर जो बैरियर्स लगे थे वो सारे के सारे तोड़ दिए गए थे इनके थ्रू, और इन्होंने दिखाया कि हाँ इस सेक्टर में भी महिलाएं आ सकती हैं। और आज के समय पर इस CSIR यानी कि जो ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को कंडक्ट करने वाली बॉडी है उसकी डायरेक्टर जनरल भी हैं ये। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे वनडे एग्जामिनेशन में कि बताइए CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो यहाँ पर N कलाईसेल्वी हो गई, ये नाम ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बात करते हैं हम UPSC की, तो UPSC इस तरीके से नाम नहीं पूछता। UPSC में दोस्तों आपसे डायरेक्टली CSIR के बारे में पूछ लेता है। आप सोच रहे होंगे कोई छोटी मोटी बॉडी है, इसको हल्के मत लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से UPSC क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। चलिए समझते हैं क्या है ये। तो इसका फुल फॉर्म तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाली बॉडी है, ठीक है। और इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसकी 37 नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, 39 आउटरीच सेंटर हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं और 5 अलग अलग यूनिट्स हैं। तो देश भर में इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। इस CSIR बॉडी को बनाया गया था 1942 में, यानी देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर इस बॉडी बनकर हमारे पास में आ चुकी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन यह है इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? इसको फंड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। और ये जो बॉडी है एज अ ऑटोनोमस बॉडी काम करती है। इस बॉडी को रजिस्टर किया गया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। सभी डिसीजंस खुद से लेने का यहाँ पर इसके पास में पावर भी है। तो ये जो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करने वाली बॉडी है, इसकी कई सारे सेक्टर्स में काम करने के तरीके अलग अलग हैं। अब कौन कौन से सेक्टर्स में दोस्तों ये बॉडी काम करती है, ध्यान से सुनिए। रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ओशियोनोग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिकल्स, ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी सेक्टर्स को ये कवर करती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाती है। टेक्नोलॉजी में सपोर्ट चाहिए, रिसर्च में सपोर्ट चाहिए, तो ये बॉडी काम करती है दोस्तों, समझ गए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो CSIR क्या है ये समझ में आया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। इसके जो यानी CSIR नाम की बॉडी के जो मेन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट होते हैं इस बॉडी के, वो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। प्लस इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट के पद पर होते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री।
उसके बाद अलावा गवर्निंग बॉडीज़ की कौन सी है, तो डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, जो महिलाएं अभी यहाँ पर उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया है, तो वो एक डायरेक्टर जनरल भी होता है जो इस गवर्निंग बॉडी को हेड करता है। प्लस इसमें कुछ और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिनका टेन्योर होता है 3 साल का। जो ये CSIR एडवाइजरी बॉडी है, ये भी एक बॉडी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर 15 मेंबर्स आपको नजर आएंगे। और ये जो 15 मेंबर्स हैं बहुत अलग अलग फील्ड से आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इनका मेन काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे देश को आगे बढ़ाना, नए नए रिसर्चेस को प्रमोट करके। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो मेंबर का ये प्रेजेंट है, ये सब इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। अब बात आती है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की, कि इसका उद्देश्य क्या है CSIR का। ये बॉडी जो 1942 में बनाई गई थी दोस्तों, इसका मेन काम है देश के अंदर में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करना, गाइडेंस प्रोवाइड करवाना और इनको कोऑर्डिनेट करके चलना। प्लस हमारे देश में स्पेशल संस्थाएं बनाना, डिपार्टमेंट्स बनाना जो साइंस स्टडी को प्रमोट करेंगे। प्लस रिसर्च, स्टूडेंटशिप और फेलोशिप के अवार्ड्स क्रिएट करना। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करना हमारे देश की लैबोरेटरीज़ का, वर्कशॉप का, प्लस इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और लोगों तक पहुंचाना, और ये बताना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और कितना ज़्यादा मैटर करता है। प्लस कोई साइंटिफिक पेपर्स है उनको पब्लिश करने का काम भी इस CSIR के पास में होता है। प्लस एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, CSIR बॉडी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक अवार्ड भी है जिसको बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SSB प्राइज़। ये जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो व्यक्ति इनोवेशन करता है उसी को दिया जाता है। और ये जो अवार्ड का नाम है दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर, ये रखा गया है हमारे CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर के नाम के ऊपर। जिस बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इसके जो सबसे पहले डायरेक्टर थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी ही थे। तो इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड का नाम रखा गया। ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेशली हमारे देश के अंदर में। इस अवार्ड को दुनिया भर से एक बड़ी रिकग्निशन भी मिली है। जैसे एक रैंकिंग है जिसको बोलते हैं साइकामोबो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, तो यहाँ पर CSIR को 17th दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर यहाँ पे इसको एक रैंकिंग दी गई। ये भी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो मैंने आपको बताया ना अवार्ड का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और अब यहीं पर, क्योंकि हमने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में बात किया है और ये व्यक्ति वही था जो CSIR के पहले डायरेक्टर थे, तो डायरेक्टली CSIR के साथ में इनका कनेक्शन दिखा। अब ये व्यक्ति थे कौन, ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं जिनके नाम के ऊपर इतने बड़े अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये वो व्यक्ति थे जिनको बोला जाता है ये फाउंडर डायरेक्टर भी हैं और पहले डायरेक्टर जनरल भी हैं CSIR के, जिन्होंने देश भर में 12 अलग अलग नेशनल लेबोरेटरीज़ भी बनाई। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, बड़े बड़े योगदान दिए। ये वो व्यक्ति थे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरमैन भी बनकर आए दोस्तों। कई सारी गवर्नमेंट पोजीशंस को इन्होंने होल्ड किया। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से इनको सम्मानित किया गया। फिर ऐसे कई सारे और अवार्ड्स इनको मिले। बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1954 में हमारे भारत के राष्ट्रपति के थ्रू। तो ये यहाँ पर इन व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है। एक बार UPSC ने इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था। आपके सामने प्रश्न नज़र आ रहा होगा दोस्तों। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, एक आउटस्टैंडिंग योगदान के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ है, ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है, कौन से फील्ड में अगर आप कंट्रीब्यूशन देंगे तब ये अवार्ड मिलेगा, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस। तो सिंपल सा आंसर है साइंस। इसी के बारे में तो डिस्कशन कर ही रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया था। चलिए, आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी। आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, आर्टिकल के पीछे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन छिपी होती है। इसी को बैकग्राउंड डेटा को कवर करके आपको इस ग्रुप में दिया जाता है। चाहो तो जो आपको स्क्रीन पर ये ग्रुप दिख रहा है ना, इस ग्रुप को भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। वो जो पेड ग्रुप है वो आपका यही वाला ग्रुप है। चलिए आगे आते हैं ना दोस्तों। सेम पेज नंबर 12 पर ही एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको नजर आएगा। बताया जा रहा है 1115 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी मदद कर सकता है, स्पेशली भारत के बैटरी वाला जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है इसको इम्प्रूव करने में। क्योंकि अभी करंट समय पर हमें बैटरीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग देख पाएंगे, हमें अगर पोल्यूशन भी कंट्रोल करना होगा तो हमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस कर दो, सिचुएशन अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे कैसे?
यहाँ पर बैटरीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है या सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस बैटरी के मामले में भारत ने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो वही बोला जा रहा है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है 1151 करोड़ रुपए का। आने वाले 5 सालों में ये पैसा दिया जाएगा भारत को। और ये जो पैसा है दोस्तों, उसका मेन काम यही होगा कि जो दुनिया भर में बैटरीज बनाने की रेस लगी है, इस रेस में हम सबसे आगे निकल कर आएँ, क्योंकि यही बैटरी फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में यूज़ की जाएंगी। जो ये रिपोर्ट है, ये आई कहाँ से है दोस्तों? इस रिपोर्ट को यहाँ पे तैयार किया गया है ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, प्लस इसके साथ साथ प्रिंसिपल जो साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उनके माध्यम से उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया और ये ब्रेक डाउन किया कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कदम है। अगर हमें टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाना है बैटरी टेक्नोलॉजी के मामले में, तो हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसी बैटरीज इतनी आसानी से नहीं बन सकती। तो उसको लेकर काम किया गया। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये पैसा है दोस्तों, ये आने वाले 5 साल में खर्च जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी मेकर भारत बनकर आएगा, ऐसा हम अनुमान लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, बैटरी बनाने के लिए, क्योंकि बैटरी बनाना इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल, जिसका नाम है लिथियम। तो वही बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी होती है वो प्राइमरी लिथियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और जो ये लिथियम है, इसको लेकर भारत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। ये लिथियम हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से। अभी रिसेंटली पता होगा, जनवरी के महीने में हमने अर्जेंटीना के साथ में एक डील भी साइन की थी कि उनके देश में लिथियम को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिथियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो मेंशन यही है कि जो लिथियम बैटरी है दोस्तों, ये अगर हम देखेंगे तो इसमें लिथियम की ज़रूरत है, उसको हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। जबकि हमारे देश में खुद लिथियम के भंडार मिलने शुरू हो गए हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे भंडार मिले, लेकिन अभी तक सरकार ने उन भंडारों को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है। वहाँ से अगर हम अपना एक्सप्लोरेशन शुरू कर दें, वहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू कर दें, उनकी ऑक्शनिंग करना शुरू करें, तो हमको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। बट अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है जो भंडार हमको मिले हैं उनके प्रति। वही एक्सप्लेन किया गया, समझ गए? तो इस आर्टिकल में कुछ ऐसा रेलिवेंट फैक्टर निकल कर नहीं आता है। कुछ एक फैक्टर है तो वो है लिथियम। इसके बारे में जानना ज़रूरी है, लिथियम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, प्लस दुनिया में कहाँ कहाँ पर मोस्टली प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली जनवरी के महीने में हमने ये लिथियम डील अर्जेंटीना के साथ में की भी थी, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इन्होंने। अभी लिथियम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो लिथियम एक प्रकार का एल्काली मिनरल है, ध्यान रखिएगा। इसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है, सिल्वर कलर का वाइट मेटल है। और माना ये भी जाता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लाइटेस्ट मेटल है ना, उस वाली कैटेगरी में आता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि लाइटेस्ट और हैवीएस्ट मेटल कौन कौन सा है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान रखिए, ये एक लाइटेस्ट मेटल भी हमारे पीरियोडिक टेबल का लिथियम, बहुत हल्का मेटल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव है, लो डेंसिटी के साथ में आता है, इसमें कई सारी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पर हम यहाँ पे बैटरीज वगैरह बना पाते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि लिथियम कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़े इसके प्रोड्यूसर कौन कौन है, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लिथियम है ये नेचुरली पाया जाता है अलग अलग मिनरल्स में। और वो अलग अलग मिनरल्स कौन कौन से हो गए, जैसे यहाँ पर हो गया स्पोडियोमिन, पेटालाइट एंड लेपिडोलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स के अंदर में लिथियम फाउंड किया जाता है, पाया जाता है। और इन मिनरल्स को दोस्तों निकाला जाता है। और ध्यान रखिए, इस लिथियम के सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं। तो इन प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर आता है ऑस्ट्रेलिया, देन है चिली, देन चाइना एंड देन अर्जेंटीना। ये टॉप प्रोड्यूसर हैं 4 देश। इवन साल 2022 में तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लीडर बन गया था इन टर्म्स ऑफ लिथियम माइन प्रोडक्शन। चिली और चाइना की जो रैंक है वो 2nd और 3rd आई, ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहा था 2022 में। और ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि चिली के पास में भी कोई कम लिथियम नहीं है, बहुत है। अर्जेंटीना के पास भी बहुत लिथियम है। लेकिन बात आती है यहाँ पर, रिसेंटली एक बड़ी डिस्कवरी भी हुई थी। एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव, बहुत ही ज़्यादा विशाल लिथियम डिपॉजिट पाया गया। कहाँ पर? कैलिफोर्निया के सल्टन सी के नीचे, जहाँ पे 18 मिलियन टन के आसपास लिथियम दोस्तों डिस्कवर किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो चर्चाओं में थी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने सभी चीज़ें आपस में कनेक्ट कर दी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिथियम के प्रोड्यूसर की, तो 3 देश की चर्चाएं हमेशा से होती हैं। वो है अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया। और ये तीनों देश जो हैं मिलकर बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन तीनों देशों की जो लोकेशन है वो है साउथ अमेरिका। और जब हम एक बार अपने साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया तीनों साथ में ही हैं। तो एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं, तीनों आपस में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं।
तो ट्रायंगल शेप बना रहे होते हैं, इस वजह से इनको लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन जाए लिथियम ट्रायंगल में कौन से 3 देश हैं? अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया। किस लिए सबसे पॉपुलर है? लिथियम प्रोडक्शन के मामले में। अब इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं लिथियम की दुनिया भर में, इतनी रेस लगी है, रीज़न क्या है? रीज़न यह है लिथियम के यूजेस बहुत सारे हैं दोस्तों। इनका अलग अलग इस्तेमाल है, जैसे बैटरीज़ के अंदर में इसका यूज़ हो रहा है, रिचार्जेबल बैटरीज़ में, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सब में यहाँ पर जो बैटरी यूज़ हो रही है उसमें लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। ग्लास या सेरेमिक्स के आइटम्स हो गए, मेडिसिन हो गई, मेडिसिन में लिथियम का यूज़ किया जाता है एज अ मूड स्टेबलाइज़र, है ना। बाइपोलर डिसऑर्डर जिससे हनी सिंह गुजरा था, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे इसका यूज़ होता है। फिर आता है ल्यूब्रिकेंट्स, लिथियम ग्रीस, ये आपको देखने को मिलेगा। लिथियम ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। तो ये इसके अलग अलग यूजेस हो गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एस्पेक्ट दोस्तों भारत के रिगार्डिंग भी देख लेते हैं, इंडिया में कितना लिथियम प्रेजेंट है, आइए थोड़ा जान लेते हैं। 2023 यानी लास्ट ईयर जो था हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारी लिथियम की डिस्कवरी भारत में भी नज़र आई दोस्तों। सबसे पहली बात, जो बड़े बड़े भंडार हैं वो यहाँ पर खोजे गए। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लिथियम मिला हमें, 5.9 बिलियन टन के आसपास ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है वहाँ पे लिथियम प्रेजेंट है। उसके अलावा कुछ और रिजर्व्स आइडेंटिफाई गई कहाँ पे? कोदेरमा में, और साथ ही साथ में जो गिरिडीह रीजन है झारखंड का, वहाँ पर। उसके अलावा जो भारत है इसने लिथियम ब्लॉक को ऑक्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रखा है। कुछ जो लिथियम अलग अलग भंडार हैं हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी की जा रही है, ताकि उसमें से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, निकाला जा सके, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो हम लिथियम मंगा रहे हैं ना दुनिया भर से, उसका कॉस्ट लगभग 24,000 करोड़ पहुँच जाता है। तो इससे अच्छा अपने देश में यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाए। अभी हम लिथियम ट्रायंगल की बात कर रहे थे ना दोस्तों, तो वो लिथियम ट्रायंगल ये है, ये आप देख पाएंगे साउथ अमेरिका ऊपर आपको नज़र आएगा। इसमें ये 3 देश हैं, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। ये तीनों में बहुत सारा लिथियम पाया जाता है, इस चक्कर में हम इनको लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। भारत में ये वो पर्टिकुलर पोर्शंस आपको नज़र आएंगे जहाँ पे बड़े बड़े जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो खोजे गए हैं, आइडेंटिफाई करे गए हैं, वो रीजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं सेशन को समाप्त करते हैं। देखिए आज ना आर्टिकल्स हमारे इतने ही हैं जो शॉर्ट आर्टिकल हैं। कहोगे एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया, दोस्तों एडिटोरियल आप एक बार खुद जाके नज़र मार लो यार, कुछ काम का नहीं है। पहला एडिटोरियल जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर है। एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर ऑलरेडी मैंने 18 जून को डिस्कशन किया हुआ है, जाइए चेक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो 18 जून का वीडियो ओपन करो और वो एग्ज़ाम पेपर लीक के बारे में एक बार पढ़ लो, वह मैंने ही पढ़ा है वहाँ पे भी, है ना। तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर दूसरा हीट वेव के बारे में, आपको पता है यार हीट वेव्स क्या होती हैं, जो गर्मी बढ़ रही है इस चक्कर में बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई आप भी यहाँ पर इस तरीके से एनवायरनमेंट के प्रति एक्शन लीजिए, कि भाई प्लांटिंग करवाना बच्चों को सिखाया जाए, कि बच्चे भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी को बचाएं, प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करना सिखाया जाए, पोल्यूशन ना करें, कूड़ा करकट ना फैलाएं। इससे क्या होगा, बच्चे आज से ही सीखेंगे, आने वाले समय पर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट होता तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के मैं कवर करवाता, जैसे मैं हर बार कवर करवाता हूँ, आपको पता होगा। फिलहाल के लिए आज के न्यूज़पेपर के सेशन में यही कुछ था डिस्कशन के लिए। अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द डे क्या है? तो सबसे पहला वर्ड है एड्यू। एड्यू वर्ड आपने सुना होगा, शेक्सपियर काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉवेल्स के अंदर में। बात है एड्यू का मतलब है वो है गुड बाय, किसी को विदाई देना, है ना, मतलब वहाँ से आ रहे हैं हम किसी जगह से, तो गुड बाय एड्यू बोल सकते हैं। तो एड्यू का यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाओ आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। ज़रूरी है सेंटेंस बनाना, जब तक सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो दोस्तों आते हैं अब अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपसे ऑपरेशन धनुष 2 के बारे में पूछा गया था। हाल ही में ये ऑपरेशन धनुष न्यूज़ में था, मैंने डिस्कशन नहीं किया लेकिन क्वेश्चन लगा दिया। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी रेलिवेंट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हर एक पॉइंट आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम में उसका लिंक हो रहा है ना। और कम समय पे ज़्यादा आर्टिकल, ऐसा नहीं है आर्टिकल चिपका दिया लंबे समय तक मैं उस पर बोलता चला गया, केवल काम की बातें की गई हैं, आर्टिकल से रिलेटेड बातें की गई हैं, उतना ही आपने पढ़ना होगा। तो बेफालतू में यार वीडियो और ज़्यादा एक्सटेंड करना, कई बार लोग बोलते हैं ना सर वीडियो कितना ही लंबा चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूज़पेपर का हर एक आर्टिकल एक्सप्लेन करो। यार हर एक आर्टिकल का कोई मतलब बनता है? आप खुद सोचो, हर एक आर्टिकल का मतलब क्या है? क्या मैं सभी आर्टिकल डिस्कस कर चलो न्यूज़पेपर के हर एक आर्टिकल को? तो उसका कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता है यार। अपने सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना होगा, जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। हाँ मुझे पता है वो व्यक्ति जो कह रहे हैं उनको नहीं पता होगा इसके बारे में, वो नए नए होंगे प्रिपरेशन के अंदर, इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक आर्टिकल को कवर करो।
हर एक आर्टिकल में आपके पॉलिटिक्स हैं, क्राइम चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो उसके लिए मतलब लोकल न्यूज़पेपर लो, एंटरटेनमेंट के लिए फिर आप पढ़ रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़ी जाती हैं। आप सिलेबस एक बार लीजिए, जो भी लोग यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं उस सिलेबस को देखिए और उसके हिसाब से चलिए कि हाँ न्यूज़पेपर में ये चीज़ मेरे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे ऑपरेशन धनुष की बात हो रही थी, तो ऑपरेशन धनुष हाल ही में खबरों में देखने को मिला। ये क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये एक प्रकार का एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन। इन्फिल्ट्रेशन पता है ना, बाहर से जो लोग घुस रहे हैं उनको रोकना स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एंटी लग गया है। ये ऑपरेशन भारत की आर्मी के थ्रू लाया गया है, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल वाले हिस्से पर, लाइन ऑफ कंट्रोल वाले रीजन पर। लाइन ऑफ कंट्रोल है और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है ना। LAC बेसिकली चाइना की साइड में, LOC पाकिस्तान की साइड में है। तो पाकिस्तान की साइड से अभी कई सारे अटैक्स भी नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं सब हरकतों को। तो ऐसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन धनुष 2 जो है वो यहाँ पर रिसेंटली लाया गया है। इसका रिजल्ट है कि भाई जो भी यहाँ पर टेररिस्ट आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करना और जो है अपने यहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना। चलिए आते हैं और सेशन को करते हैं दोस्तों समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।